हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सिंपल टॉपिक है, 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ये आप इसे नोट करें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। व्हेन व्हाइट लाइट is passed through a prism, then it splits into 7 colors. This phenomenon is called dispersion, and dispersion will take place due to variation of refractive index with wavelength. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्पर्जन जो फिनोमेना होता है मेरे बच्चे, वो किसके कारण होता है? क्योंकि वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से प्रिज्म से लाइट का क्या होता है मेरे बच्चे? डिस्पर्जन होता है। जब किसी प्रिज्म पर, जरा ध्यान दें, यहां पर ये फिगर आप बना लें, नहीं तो मेरे साथ बनाएं, तो देखो ये फिगर बना लो आप, यही फिगर बना रहा हूं। जब किसी प्रिज्म पर, ध्यान देना मेरी बात पर, व्हाइट लाइट डाली जाती है, क्या बेटा? व्हाइट लाइट, ठीक है ना? व्हाइट लाइट में ध्यान दो मेरे बच्चे, ये 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, वॉयलेट से लेकर के रेड तक वेवलेंथ इधर बढ़ती है मेरे बच्चे। और अकॉर्डिंग टू कोचीज रिलेशन, कोचीज रिलेशन क्या है? एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर। अब क्योंकि वेवलेंथ वॉयलेट लाइट के लिए मेरे बच्चे कम है, वॉयलेट लाइट के लिए वेवलेंथ कम है, रेड लाइट के लिए वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ इधर बढ़ती है ना बच्चे, और जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इसीलिए वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब क्योंकि डेविएशन के लिए एक रिलेशन होता है मेरे बच्चे, पढ़ा होगा आपने प्रिज्म में, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है रेड से, इसलिए वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन ज्यादा होगा मेरे बच्चे, किससे? रेड लाइट से। इसका सेंस ये हो गया, जब प्रिज्म पर हम व्हाइट लाइट गिराते हैं, व्हाइट लाइट में वॉयलेट से लेकर के रेड तक ऑल पॉसिबल कलर होते हैं मेरे बच्चे। अब क्योंकि वॉयलेट से रेड की ओर चलेंगे अगर आप, तो वेवलेंथ बढ़ता है, जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा है, कोचीज रिलेशन है ये, उसके जिस वेवलेंथ की, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है मेरे बच्चे, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसके लिए वेवलेंथ कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम है रेड लाइट से, इसलिए वॉयलेट कलर के लिए, क्योंकि जिसके लिए लैम्डा कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है ना? थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन के लिए ये मैंने रिलेशन पढ़ाया था, ध्यान करो। अब जरा ध्यान दो, यहां पर जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे ज्यादा होगा उसके लिए डेविएशन ज्यादा होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए डेविएशन कम होगा। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए कम है, इसलिए डेविएशन रेड लाइट का सबसे कम और वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा होगा। तो जरा गौर से देखिए, यहां पर ध्यान दो मेरी बात पर। ये तो गई मेरे बच्चे रेड लाइट, और ये चली गई, ध्यान दो, ये चली गई, ये तो गई रेड, ये वाली डेविएट लाइट। डेविएशन किसके लिए ज्यादा है? ये तो वॉयलेट है और ये रेड। तो वॉयलेट से रेड तक, वॉयलेट से लेकर के रेड के बीच में, वॉयलेट से लेकर के रेड के बीच में, इसके अंदर यहां पर सारे कलर होंगे, वॉयलेट से रेड तक यहां पर सारे रंग होंगे, यहां पर वॉयलेट से लेकर के रेड तक इसके बीच में सारे कलर होंगे, यहां पर वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर इसके बीच में होंगे, ठीक है ना? जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में
क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है ना। प्रिज्म से इमर्ज होने वाली रेड लाइट और वॉयलेट लाइट, जरा गौर से देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो व्हाइट लाइट सीधी जाती है ऐसे। ठीक है ना। तो रेड लाइट तो डेविएट हुए मेरे बच्चे इतनी, ये तो डेविएशन किसके लिए है, रेड कलर के लिए। ये तो डेविएशन हो गया रेड लाइट का, और वॉयलेट लाइट डेविएट हुई इतनी, यहां तक ये वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन है। वॉयलेट और रेड, ये वॉयलेट कलर और ये रेड कलर। और मेरे बच्चे एक बात और ध्यान रखना, मीन कलर बोला जाता है येलो कलर को, ये येलो कलर। तो येलो कलर के लिए डेविएशन कितना है, ये डेल्टा वाई। ध्यान देना, प्रिज्म से निकलने वाली रेड लाइट और वॉयलेट लाइट, ये दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, रेड से लेकर के वॉयलेट तक सारे कलर हमको दिखाई देते हैं। रेड और वॉयलेट लाइट, इमर्ज होने वाली रेड और वॉयलेट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है, जरा गौर से देखो, ये वाला एंगल मैंने इस लाइट को मैंने ये पीछे बढ़ा दिया है, और इस वॉयलेट कलर को यहां से ध्यान दो, ये वाला एंगल मेरे बच्चे, ये एंगल डी थीटा लिखे दे रहा हूं मैं इसको डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन, और बोला जाता है इसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं इसे। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ध्यान दो मेरी बात पर। यही फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है, जरा गौर से देख लो। जब प्रिज्म पर, ये प्रिज्म है, इस पर व्हाइट लाइट डालेंगे तो प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में ब्रेक कर देता है। तो यहां से डेविएशन मेरे बच्चे, रेड लाइट तो इधर गई और वॉयलेट लाइट इधर गई। रेड और वॉयलेट और रेड के बीच में इस कलर को, येलो कलर को मीन कलर बोला जाता है। तो यहां से वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे रंग इसके बीच में दिखाई देंगे यहां पर। ठीक है ना। और ये वाला कलर, येलो कलर मीन कलर बोलते हैं, क्योंकि येलो कलर को मीन कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि येलो कलर के लिए इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर होता है। इसी वजह से येलो कलर को मेरे बच्चे मीन कलर बोला जाता है। क्या मेरे बच्चे, येलो कलर के लिए इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर होता है। इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए और वॉयलेट और रेड कलर की मीन वैल्यू के बराबर होता है। इसी वजह से येलो कलर को मीन कलर बोला जाता है। ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, जब प्रिज्म पर हमने व्हाइट लाइट डाली, अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो व्हाइट लाइट सीधी जा रही थी ऐसे। ठीक है ना। तो अपने पास से यहां पर व्हाइट लाइट, प्रिज्म ने क्या कर दिया, इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं वॉयलेट से लेकर के रेड तक। तो व्हाइट लाइट को प्रिज्म 7 रंगों में बांट देती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है मेरे बच्चे डिस्पर्जन। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग होता है। वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद वेवलेंथ, इसका कारण है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कॉज क्या है, क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म वेरीड विद वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये रीजन है डिस्पर्जन का। प्रिज्म से निकलने वाली रेड लाइट और वॉयलेट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है, देखो इस रेड लाइट को मैंने डॉट डॉट से पीछे बढ़ा दिया यहां पर, और वॉयलेट को मैंने यहां बढ़ा दिया। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल तो बनेगा ना मेरे बच्चे। अरे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, इतने एंगल के अंदर यहां से लेकर के यहां तक, इतने एंगल के अंदर ये सारे रंग दिखाई देते हैं। और ये एंगुलर डिस्पर्जन नियरली 2 डिग्री से लेकर के
3 डिग्री तक होता है, मतलब 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में ये सारे कलर हमको दिखाई देते हैं प्रिज्म से। क्लियर है? प्रिज्म से निकलने वाली वायलेट लाइट और रेड लाइट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्जन कहा जाता है। क्लियर है? फिर से समझ लो इस पॉइंट को, देखिएगा। When white light is passes through a prism, then it splits into 7 colors. This phenomenon is called dispersion। और डिस्पर्जन का कारण होता है मेरे बच्चे, डिस्पर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोचीज रिलेशन, कोची रिलेशन तो ध्यान होगा आपको, n इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां पर a और b कोचीज कांस्टेंट है, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोर इज द वेवलेंथ लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वॉयलेट से लेकर के वॉयलेट से रेड की और वेवलेंथ बढ़ती है इधर, और जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी मेरे बच्चे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर बढ़ेगा। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वॉयलेट की तो कम और रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, और जिसके लिए वेवलेंथ कम है मेरे बच्चे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है ना? और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है ना मेरे बच्चे? बट डेविएशन डेल्टा के लिए रिलेशन प्रिज्म में पढ़ा था आपने, n-1 इंटू ए से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन, इसीलिए वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन ज्यादा होता है किससे? रेड कलर से। इसीलिए प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट डालेंगे हम, तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट में से वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होगी और रेड लाइट सबसे कम डेविएट होगी। ये तो डेविएशन रेड कलर का है और ये डेविएशन वॉयलेट कलर का है। रेड और वॉयलेट के बीच में मीन कलर वाई को कहा जाता है, और येलो कलर के लिए जो डेविएशन है डेल्टा वाई मैंने बोल दिया है। ठीक है ना? रेड लाइट प्रिज्म से निकलने के बाद रेड कलर और वॉयलेट कलर की लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहा जाता है डिस्पर्जन और एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ? वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे भाई इस एंगल में से ये एंगल कम कर देंगे तो ये जितने एंगल के अंदर ये सारे रंग दिखाई देंगे उस एंगल को बोला जाता है। इस एंगल को मैंने इस वाले एंगल को मैंने यहां शो कर दिया है, क्योंकि इस वाली रे को मैंने पीछे ले गया हूं और इस वाली रेज को मैंने पीछे ले लिया है। ठीक है ना? तो रेड लाइट और वॉयलेट लाइट, ठीक है ना, के बीच में जितना एंगल बनता है, इमर्ज होने वाली रेड लाइट और वॉयलेट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्जन कहा जाता है। और एंगुलर डिस्पर्जन कितना हो गया? ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है? एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा आपका। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर से देख लो मेरे बच्चे, फिगर बना लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं आपने बना लिया। व्हेन व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहा जाता है। इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन विल टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कोचीज रिलेशन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या चीज है? लाइट की वेवलेंथ है मेरे बच्चे, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है। अब क्योंकि रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है वॉयलेट से, जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो वेवलेंथ रेड की ज्यादा है तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। लेकिन डेविएशन के लिए रिलेशन होता है, क्योंकि प्रिज्म से जो डेविएशन होगा उसके लिए रिलेशन है। थिन प्रिज्म के लिए मैंने बता चुका हूं पहले, डेल्टा इक्वल टू n-1 इंटू ए। तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है रेड से,
इसलिए वायलेट कलर के लिए डेविएशन ज्यादा होगा किससे, रेड से, यही बात मैंने यहां लिखी है। सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज अ मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड लाइट। तो डेविएशन वायलेट कलर के लिए ज्यादा है, रेड कलर के लिए डेविएशन कम है। तो रेड कलर और वायलेट कलर जो प्रिज्म से इमर्ज होकर के रेड और वायलेट लाइट जो आ रही है, रेड और इस वायलेट कलर के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्जन कहा जाता है। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, रेड और वायलेट के बीच के एंगल को? वायलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का डेविएशन घटा दो, तो रेड से वायलेट के बीच में जो एंगल निकलेगा ना, इस एंगल को बोला जाता है, इस एंगल को मैंने यहां शो कर दिया ऊपर, इस वाले एंगल को मैंने यहां शो कर दिया है, इस जगह पर देख लो भाई। रेड कलर को मैंने डॉट डॉट से पीछे बढ़ा दिया, इस वायलेट को ये पीछे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो मैंने लिख दिया डी थीटा। डी थीटा मीन्स ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, डेल्टा वी में से डेल्टा आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए इस फिगर से, क्योंकि रटना नहीं है। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्पर्जन बोला जाता है। इस एंगल को कैसे निकाला जाएगा मेरे बच्चे, वायलेट कलर के डेविएशन में से, इस वाले डेविएशन में से इस डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जितने एंगल के अंदर ये सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, इस एंगल को, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैंने डॉट डॉट से देखो यहां बढ़ा दिया है, इस रेज को पीछे बढ़ा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब बराबर होंगे ये तो। और जितने एंगल के अंदर ये सारे रंग दिखाई देते हैं, इस एंगल को बोला जाता है डेल्टा थीटा कहो या फिर डी थीटा कहो। डिस्पर्जन कहते हैं इसे, या एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। इसको निकाला जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से। फिगर से देख लो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर? डिस्पर्जन बोला जाता है इस एंगल को, या इस एंगल को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहा जाता है। फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन के लिए रिलेशन होता है n-1 इंटू ए। तो डेल्टा वी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, nv-1 इंटू ए, और डेल्टा आर की जगह पर लिखा जाएगा nr-1 इंटू ए। तो डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू यहां से हटा करके यहां पर रख दो, और डेल्टा आर की ये वाली वैल्यू हटा करके यहां से यहां रख दो, तो एंगुलर डिस्पर्जन निकल आएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन के लिए रिलेशन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जरा गौर से देखें, एंगुलर डिस्पर्जन के लिए रिलेशन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू, इस डेल्टा वी की जगह पर मैं इसको यहां लिखे दे रहा हूं मेरे बच्चे, डी थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी की जगह पर लिख सकता हूं मैं एन वी माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि डेविएशन के लिए रिलेशन होता है n-1 इंटू ए। और डेल्टा आर को लिख सकता हूं मैं nr-1 इंटू ए। तो इसमें से ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, nv-1, ए यहां से कॉमन आ गया। तो देखो जरा, nv-1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस nr, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये ए। तो देखो इस 1 से 1 कट गया, nv माइनस nr और इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्जन के लिए रिलेशन हो गया डी थीटा इक्वल टू, या तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखो मेरे बच्चे, या फिर इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। जरा ध्यान से देख लो इसे, एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखो, या तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी की जगह पर लिख सकता हूं एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की जगह पर लिख सकता हूं एन आर माइनस 1 इंटू ए, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक है ना? एंगुलर डिस्पर्जन के लिए ये पॉइंट याद रखा जाए, काम की चीज है। फिगर बना लीजिएगा, फिगर से निकल आएगा ये तो। अरे मेरे बच्चे, ये रिलेशन तो फिगर से निकल आएगा ना फटाफट से। देखो, अरे मुश्किल से 1 मिनट का काम है। व्हाइट लाइट इस पर आ रही है प्रिज्म पर,
व्हाइट लाइट। ठीक है मेरे बच्चे, प्रिज्म क्या करती है, व्हाइट लाइट को 7 रंगों में ब्रेक कर देती है। ये तो वायलेट कलर और ये रेड कलर। रेड के लिए डेविएशन कम होता है और वायलेट के लिए डेविएशन ज्यादा होता है। ये वायलेट कलर और ये रेड कलर। इस रेड कलर को पीछे ले जाओ डॉट डॉट से बढ़ा करके। ठीक है मेरे बच्चे, और इस रेड कलर को और ये वायलेट कलर, जरा गौर से देख लो आप। इस एंगल को, इस वाले एंगल को, इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा थीटा या फिर डी थीटा। इसको डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन कहा जाता है। मतलब प्रिज्म से निकलने वाली रेड लाइट और वायलेट लाइट के बीच में ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को, ये वाला एंगल और ये एंगल तो बात बराबर है ना, तो ये क्या बोलते हैं हमको, डेल्टा थीटा या डी थीटा। और अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो व्हाइट लाइट सीधी जाती। इतना डेविएशन तो किसके लिए है, रेड कलर के लिए, और इतना डेविएशन किसके लिए है, वायलेट कलर के लिए। ठीक है ना। इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल निकल आएगा। तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। रटने का इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। अब व्हाइट लाइट कौन सी होती है, जिसमें 7 रंग हो, वॉयलेट से लेकर के रेड तक। जरा देखो जरा ध्यान से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें इस येलो कलर को हम मीन लाइट मानते हैं। मीन कलर हम इसको कहते हैं। क्या बेटा, मीन कलर बोलते हैं येलो कलर को। कारण उसका, क्योंकि येलो लाइट के लिए प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीन वैल्यू के बराबर होती है। येलो कलर के लिए प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर है। इसीलिए इस येलो कलर को मीन कलर बोलते हैं। मीन का मतलब ये नहीं है बीच में तो ग्रीन है, लेकिन ग्रीन कलर को मीन कलर नहीं बोलते। मीन कलर को बोलते हैं, येलो कलर को मीन कलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस येलो लाइट के लिए इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट लाइट और रेड लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर है। इसीलिए येलो कलर को क्या बोला जाता है, मीन कलर बोला जाता है, माध्य रंग। तो जरा गौर से देखो, ये येलो लाइट, ये येलो कलर है। तो येलो कलर के लिए यहां तक ये वाला एंगल, मीन कलर के लिए डेविएशन है ये, डेल्टा वाई से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्पर्जन फिगर बनाएंगे, शो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फिगर है, आप इसको देख लें। ठीक है ना। एंगुलर डिस्पर्जन का रिलेशन निकाल लें आप, मेरे ख्याल से समझ आ गया। डेल्टा वी की जगह पर लिख सकता हूं मैं, इतने की जगह पर एन वी माइनस 1 इंटू ए, इसकी जगह पर एन आर माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लेना तो रिलेशन आ जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। इसको मैं लिख सकता हूं एन वी माइनस 1 इंटू ए, कौन से वाले फॉर्मूले से, डेविएशन वाले फॉर्मूले से, इससे एन माइनस 1 इंटू ए से। तो डेल्टा वाई लिखूं, डेल्टा वी लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की जगह पर क्या लिखूंगा, एन आर माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लेंगे तो एक ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्जन के लिए रिलेशन आप याद रखेंगे, डेल्टा थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, या फिर एन वी माइनस एन आर इंटू ए, जो मैंने यहां पर मार्क कर दिया है। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इस पॉइंट को मैं यहां से हटाई दे रहा हूं जरा। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इस डेफिनेशन को ठीक से जरा समझ लो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डेफिनेट। ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसकी डेफिनेशन समझो। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर मीन कलर। इट हैज नो यूनिट। Dispersive power of material of prism
is defined as the ratio of angular dispersion and the deviation produced by prism for mean color। प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन और मीन कलर के लिए डेविएशन का रेशियो प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर मीन कलर। एंगुलर डिस्पर्जन और मीन कलर के लिए डेविएशन का जो रेशियो होगा वो प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। यही बात मैंने लिखी है, जरा चेक कर लो। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन कलर डेविएशन। Angular dispersion to the mean color deviation. Dispersive power of material of prism is defined as the ratio of angular dispersion to the deviation produced by prism for mean color. आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना इसे। क्लियर? इस फिगर को मैं हटा सकता हूं। डिस्पर्जन, dispersive power of material of prism is defined as the ratio of angular dispersion to the deviation produced by prism for mean color। एंगुलर डिस्पर्जन और मीन कलर के लिए डेविएशन का जो रेशियो होगा वो डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। तो डी थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, डी वी माइनस डी आर अपॉन डी वाई। अरे ये तो एंगुलर डिस्पर्जन, तो डेल्टा थीटा की जगह पर लिख सकता हूं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन ये डेल्टा वाई। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को मैंने लिखा है एन वी माइनस वन इंटू एन आर, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। इतने की जगह पर मैंने ये लिख दिया एन वी माइनस एन आर इंटू ए इसको, और इसकी जगह पर लिख दिया एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल कर देना। अरे मेरे बच्चे, डिस्पर्सिव पावर के लिए इतने की जगह पर क्या लिखोगे, इतने की जगह पर ये लिखोगे ना, एन वी माइनस एन आर इंटू ए आएगा ना इसमें, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे एन वाई माइनस वन इंटू ए नीचे आएगा और ए ऊपर आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना। विशेष ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन कॉमन फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा डी थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्जन, और ये क्या चीज, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर मीन कलर। एंगुलर डिस्पर्जन को लिख सकता हूं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकलेगा और इससे भी क्वेश्चन निकलेगा और इससे भी क्वेश्चन निकलेगा बच्चों। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए लिखेंगे ये ऊपर, इसको लिखोगे एन वाई माइनस वन इंटू ए नीचे, ए से ए कैंसिल। तो इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, इसमें प्रिज्म का एंगल नहीं आ रहा, इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू होती है, प्रिज्म का जो एंगल है ना ये ए, प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि इसमें प्रिज्म का एंगल नहीं आ रहा। सो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इट्स वैल्यू इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि इस ओमेगा की वैल्यू, डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू, एंगुलर डिस्पर्जन, it is the ratio angular dispersive power of material of prism is defined as the ratio of angular dispersion to the deviation produced by prism for mean color। इसकी जगह पर लिख सकता हूं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को यहां से लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी माइनस एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और अपॉन इसकी जगह पर एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी प्रिज्म का एंगल नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया, इसका सेंस ये है कि प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है किस पर मेरे बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मटेरियल पर, क्योंकि मटेरियल बदल देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, क्योंकि क्राउन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। इसीलिए प्रिज्म के मटेरियल की जो डिस्पर्सिव पावर है वो क्राउन ग्लास के लिए, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर ज्यादा और फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर कम होती है।
इस रिलेशन को जरा ध्यान से देख लो। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्पर्जन टू द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर मीन कलर। इसको ऐसे लिख सकता हूं, NV माइनस NR अपॉन डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y। और डेल्टा V माइनस डेल्टा R को क्या लिखूंगा, NV माइनस NR इंटू A, ये वाला। और डेल्टा Y को लिख सकता हूं NY माइनस 1 इंटू A से A कैंसिल हो जाएगा ये। तो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन फॉर मीन कलर इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इक्वल टू NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। बार बार इस फॉर्मूले को निकालना सीख लो तो डिस्पर्जन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको जरा गौर से देखो। इसको मैं यहां से एंगुलर डिस्पर्जन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो जरा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ध्यान से सुनना, इक्वल टू NV माइनस NR इंटू A। अरे ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये रहा, इक्वल टू देखो दिस इक्वल टू ये लिखा है ना मैंने, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू इसको इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, इसका मल्टीप्लाई यहां कर सकता हूं ना, इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। जरा ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट देख लो और नोट कर लो। अरे भाई डी थीटा इक्वल टू इस डेल्टा वाई को मैं इधर ला रहा हूं, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, या फिर डेल्टा वाई को डेल्टा V माइनस डेल्टा R बराबर ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, या फिर NV माइनस NR इक्वल टू ओमेगा इंटू NY माइनस 1। क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? चेक कर लो, इस फॉर्मूले को कॉमन फॉर्मूला है, ये इसको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा, येलो कलर को हम मीन कलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि येलो लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट लाइट और रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर होता है। यही बात लिखी है, येलो कलर इज मीन कलर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज मीन दैट ऑफ द वॉयलेट एंड रेड कलर। वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। डिस्पर्सिव पावर फ्लिंट, क्योंकि फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, विशेष ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण फ्लिंट कलर के लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है क्राउन ग्लास से। ये पॉइंट नोट कर लें बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्रोमेटिक एब्रेशन एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से ज्यादा होता है। ये बात मैं बता चुका हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके लिए डिस्पर्सिव पावर भी क्या बेटा ज्यादा होगी। फ्लिंट ग्लास के लिए ही डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी, किससे? क्राउन ग्लास। फ्लिंट और क्राउन क्वालिटी है ग्लास की, फ्लिंट और क्राउन क्वालिटी होती है ग्लास की। ये पॉइंट याद रखना, काम की चीज है। बट डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के एंगल पर डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे बच्चे, छोटा सा। हमारे पास एक तो प्रिज्म है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस और एक ग्लास प्लेट, और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सभी का मटेरियल सेम है। ये पूछा है विच हैज मोर डिस्पर्सिव पावर। क्वेश्चन को नोट किया जाए और ध्यान से सुना जाए। क्या बेटा? वी हैव ए प्रिज्म, ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस एंड ए सिंपल ग्लास प्लेट ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? मटेरियल सेम।
विच हैज मोर डिस्पर्सिव पावर। भाई सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मटेरियल सेम है, तो ये पूछा है। एक तो प्रिज्म है हमारे पास, प्रिज्म, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, सभी का मटेरियल सेम है, और एक ग्लास प्लेट है। सभी के लिए क्या सेम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मटेरियल सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो डिस्पर्सिव पावर भी तो मेरे बच्चे सेम होगी, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है किस पर? मटेरियल पर, और मटेरियल सभी का सेम है, तो इसीलिए सभी की डिस्पर्सिव पावर भी क्या होगी? सेम होगी। डिस्पर्सिव पावर इज सेम फॉर ऑल बिकॉज देयर आर सेम मटेरियल। एक छोटा सा पॉइंट देखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे से, बहुत सिंपल से, ध्यान से सुनना आप। इम्प्योर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हमारा जो होता है प्रिज्म से, जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो प्रिज्म व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में, 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहा जाता है, ठीक है नहीं? प्रिज्म से क्या बेटा, व्हाइट लाइट जब पास करते हैं तो प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है ना? उस फिगर को, डिस्पर्जन फिगर को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारे 2 तरह के हैं बच्चों, एक तो इम्प्योर स्पेक्ट्रम और एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंट कलर एक दूसरे को क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। जरा गौर से देखना, इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं यहां पर अलग से फिगर बनाई दे रहा हूं। इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखो जरा। जैसे कोई नैरो स्लिट है जिससे व्हाइट लाइट आ रही है, कैसी स्लिट है? नैरो व्हाइट लाइट सोर्स। ध्यान से सुनो, नैरो लाइट सोर्स है ये कोई। नैरो का मतलब समझते हैं बहुत बारीक, नैरो व्हाइट लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है ये, ठीक है ना? तो इससे चलने वाली जो लाइट है, जरा गौर से देखना, मैंने 2 लाइट बीम लिए हैं, ये तो फर्स्ट बीम और ये सेकंड बीम। जरा गौर से देखना, इस फर्स्ट बीम जो पहली वाली बीम है, ये वाली रे है, व्हाइट लाइट सोर्स है ये, नैरो व्हाइट लाइट सोर्स। तो इस व्हाइट लाइट को ये प्रिज्म क्या करेगा? 7 रंगों में बांटेगा। तो सबसे नीचे कलर कौन सा होगा मेरे बच्चे? ये तो होगा वायलेट कलर, और ये कौन सा होगा? रेड कलर, ठीक है ना? इस फर्स्ट वाली रे का ये वाला जो कलर है, ये वाला कौन सा है? R1, और ये वाला कलर कौन सा है? फर्स्ट रे का, ये फर्स्ट रे है नहीं वाली। ये वाला कलर कौन सा है? V1। गौर से देखना, अब जो सेकंड रे चल रही है ये वाली, तो इस सेकंड रे का क्या होगा मेरे बच्चे? ये यहां से इसको स्प्लिट करेगी वॉयलेट में और रेड में। ध्यान देना, ध्यान दो मेरी बात पर, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा बच्चों। जरा गौर से देखिएगा आप, ये यहां पर एक स्क्रीन रख दें, पर्दा समझते हैं स्क्रीन? तो जरा गौर से देखो, ये तो फर्स्ट रे का कौन सा कलर है? ये वाला R1, और ये फर्स्ट रे का कौन सा है? V1, ये वाला। और ये सेकंड रे का ये कौन सा कलर है? ये वाला कलर, ये सेकंड रे का R2, और ये कौन सा है? सेकंड रे का V2। जरा गौर से देखो, मेरे ख्याल से फर्स्ट रे का वॉयलेट और सेकंड रे का रेड, ये तो V1 है फर्स्ट रे का, ये R2 है सेकंड रे का। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना हिस्सा, इतने हिस्से के अंदर क्या हो गया? फर्स्ट रे की वॉयलेट कलर और सेकंड रे का कौन सा है? रेड कलर क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। यहां पर ये ओवरलैपिंग रीजन है जहां पर डिफरेंट कलर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट कलर एक दूसरे को क्या कर जाएं? ओवरलैप कर जाएं, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ये बात अब फिगर मैंने यहां बना दिया है, देखो ये कोई प्रिज्म है और ये कोई नैरो व्हाइट लाइट सोर्स है, नैरो व्हाइट लाइट सोर्स। जहां से व्हाइट लाइट चल रही है, ये वाली तो पहली रेज मान ली है मैंने ऊपर वाली, और ये वाली मैंने मान ली है सेकंड रे। जरा गौर से देखो, फर्स्ट रे स्प्लिट हुई रेड और वॉयलेट में,
यहां से ये वाली तो रेड है फर्स्ट की और ये वॉयलेट है, ये तो आ गई ऐसे और रेड चली गई ऐसे। जरा गौर से देखो, सेकंड रे का वॉयलेट तो ये रहा मेरे बच्चे नीचे, ये वाला सेकंड रे का, और ये रेड है सेकंड रे का। तो सेकंड वाली रे का रेड कलर ये R2 है बच्चों, या इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो बच्चों, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कह दो, ऐसे कह दो, इसको फर्स्ट रे कह दो, इसको सेकंड रे कह दो। तो इस वाली फर्स्ट रे का ये कौन सा है V1 और ये कौन सा है R1। इसको सेकंड बोला है हमने, इसको बोल दिया है R2 और इसको बोल दिया है V2। इसको जरा चेक कर लो ठीक से। ये तो फर्स्ट रे, इसका वॉयलेट कलर तो ये रहा और रेड कलर ये रहा। सेकंड रे का वॉयलेट कलर देखो ये रहा, V2 लिखा है मैंने और इसको R2 लिखा है। तो फर्स्ट रे का रेड और सेकंड रे का वॉयलेट कलर इतने रीजन में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग रीजन है। और ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट कलर एक दूसरे को क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही मैंने लिखा है, अ स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स ओवरलैपिंग इज कॉल्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है मेरे बच्चे कौन सा, प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, प्योर स्पेक्ट्रम उसको कहेंगे जिसमें डिफरेंट कलर एक दूसरे को क्या ना करें, ओवरलैप ना करें, और दूसरे एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चे। और डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं वो प्योर स्पेक्ट्रम ही देते हैं हमको, प्योर स्पेक्ट्रम ही देते हैं। प्योर स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं a spectrum in which different colors do not overlap each other is called pure spectrum। प्योर स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, उसकी कंडीशन है मेरे बच्चे। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू गेट प्योर स्पेक्ट्रम। पहली कंडीशन है लाइट शुड कम फ्रॉम नैरो स्लिट। दूसरी कंडीशन लाइट फॉलिंग ऑन द प्रिज्म शुड बी पैरेलल। और थर्ड कंडीशन है प्रिज्म शुड बी इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। फोर्थ कंडीशन light rays coming out from prism should be focused by an achromatic convex lens। ठीक है ना। all above conditions are satisfied in spectrometer, then spectrum gives by spectrometer is a pure spectrum। फिर से समझिए आप, एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, इसके मेन 3 पार्ट होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, जरा गौर से देखना। इसमें एक ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म टेबल पर रखी होती है। प्रिज्म टेबल समझते हो, प्रिज्म टेबल। ठीक है। और एक ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। एक ये कॉलीमेटर बोलते हैं इसको, इसके अंदर एक बारीक सा यहां पर होल है, इस जगह पर ये छोटा सा नैरो होल। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर इसका काम होता है, यहां पर एक लाइट सोर्स होता है, ये वाला कोई व्हाइट लाइट सोर्स है, ये वाला कैसा सोर्स है, ये नैरो व्हाइट लाइट सोर्स। ठीक है। तो लाइट जब चले, कहां से चले, एक नैरो स्लिट से चले। नैरो स्लिट से, ये नैरो स्लिट है और इस स्लिट पर ध्यान से सुनना, नैरो स्लिट का मतलब एक बारीक सा होल है, यहां पर एक बहुत छोटा सा पॉइंटेड लाइट सोर्स है कोई। और एक्चुअल में ये पॉइंटेड लाइट सोर्स जो है ना, नैरो स्लिट जिसको बोला है आपने, एक बहुत बारीक सा होल है जिसके सामने एक पॉइंटेड लाइट सोर्स है, और इसके सामने यहां पर एक ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब, और उसके अंदर सामने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है। और एक्चुअल में ये जो स्लिट है एग्जैक्ट इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर होती है, और लेंस के फोकस से चलने वाली लाइट रेज यहां से चलेगी रेज ऐसे। जब लाइट रेज चलेगी तो इस लेंस के द्वारा जब प्रिज्म पर लाइट गिरेगी, ये एक दूसरे के पैरेलल रेज होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल रेज होंगी। तो आपने लिखा है पहला कंडीशन क्या बेटा, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू गेट प्योर स्पेक्ट्रम।
फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट शुड कम फ्रॉम ए नैरो स्लिट। लाइट जो आनी चाहिए नैरो स्लिट से आनी चाहिए, इसीलिए ये स्लिट जो बनाई है मैंने पतली सी, नैरो का मतलब बहुत छोटी सी, बहुत पतली स्लिट है जिसके सामने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है ये, और इस लाइट सोर्स के सामने एक लेंस है। एक्चुअल में ये जो नैरो स्लिट है इस लेंस के ठीक फोकस पर होती है, और फोकस से चलने वाली लाइट रेज जब लेंस पर गिरेंगी तो लेंस क्या कर देगा, इन रेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो दूसरी कंडीशन लिखी है आपने, लाइट रेज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म, प्रिज्म पर जो लाइट रेज गिर रही है, क्या बेटा, लाइट रेज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रिज्म पर जो लाइट गिरे वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, द प्रिज्म शुड बी इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होनी चाहिए। प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में होने का मतलब है प्रिज्म के अंदर लाइट रेज का पाथ बेस के पैरेलल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये है, प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकल करके आए, ये लिख रहा है लाइट रेज कमिंग आउट प्रिज्म, लाइट रेज कमिंग आउट थ्रू द प्रिज्म शुड बी फोकस्ड बाय एन एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बच्चों, इस पॉइंट को। जब प्रिज्म से लाइट बाहर आए तो ये बाहर आने वाली जो लाइट है किसी एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ही फोकस होनी चाहिए। एक्चुअल में प्रिज्म से बाहर जब लाइट आती है तो इस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। क्या यूज करते हैं मेरे बच्चे, टेलीस्कोप यूज करते हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे, इस प्रिज्म से लाइट बाहर जब आए तो इसके स्पेक्ट्रम को देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो टेलीस्कोप बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से हम इसको देखते हैं। टेलीस्कोप के अंदर जो लेंस लगा होता है ना, ये वाला आगे, ये इस प्रिज्म से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम अगर हम ऑब्जर्व करें तो जिस लेंस से इसको देखा जा रहा है वो लेंस एक्रोमेटिक, याद रखना इसको, एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। अब एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये क्रोमेटिक एब्रेशन आगे एक चैप्टर आ रहा है उसमें हम बताएंगे। अभी तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि स्पेक्ट्रोमीटर से मिलने वाला स्पेक्ट्रम प्योर हो, इसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोमीटर में प्रिज्म पर जो लाइट आ रही हो वो नैरो स्लिट से आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्रिज्म पर जब लाइट फॉल हो, लाइट रेज गिरे तो लाइट रेज एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। थर्ड कंडीशन है प्रिज्म, जो प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म रखी हुई है, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो, इट मींस प्रिज्म के अंदर लाइट रेज का पाथ पैरेलल टू बेस होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है जब प्रिज्म से लाइट रेज बाहर आए तो लाइट रेज बाहर आने के बाद जब फोकस हो, फोकस इसको, इस स्पेक्ट्रम को हम आंख से ही तो देखेंगे, तो आंख पर जब फोकस हो ये स्पेक्ट्रम, तो जिस लेंस के द्वारा इस स्पेक्ट्रम को देखा जा रहा है, इस स्पेक्ट्रम को फोकस किया जा रहा है, वो लेंस एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ये 4 कंडीशन स्पेक्ट्रोमीटर में अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो उस स्पेक्ट्रोमीटर से मिलने वाला स्पेक्ट्रम प्योर स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर के मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो कोलीमेटर, कोलीमेटर का काम होता है लाइट रेज को पैरेलल करना। दूसरा पार्ट होता है प्रिज्म टेबल, जिस पर प्रिज्म रखी होती है। तीसरा पार्ट होता है टेलीस्कोप, जिसकी हेल्प से स्पेक्ट्रम देखा जाता है। ये स्पेक्ट्रोमीटर का फिगर बनाया है मैंने, ठीक है ना, ये मैंने अगले पेज पर दिखा दिया है, जरा चेक करें, ध्यान दीजिए। प्योर स्पेक्ट्रम फिर से समझ लो, स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर डू नॉट ओवरलैप इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू गेट प्योर स्पेक्ट्रम। पहली कंडीशन क्या है? लाइट शुड कम फ्रॉम नैरो स्लिट, लाइट नैरो स्लिट से आनी चाहिए। प्रिज्म पर जब आए तो नैरो स्लिट से आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, लाइट रेज प्रिज्म पर जब फॉल हो तो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। लाइट रेज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड कंडीशन, प्रिज्म शुड बी इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन।
और फोर्थ कंडीशन है लाइट रेज कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म should be focused by achromatic convex lens. All above conditions are satisfied in spectrometer. ऊपर जो 4 कंडीशन दी हैं स्पेक्ट्रोमीटर में अगर ये सेटिस्फाइड होती हैं तो उस स्पेक्ट्रोमीटर से मिलने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होगा? प्योर स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर के मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो कॉलीमेटर, कॉलीमेटर का काम होता है लाइट रेज को पैरेलल करना। इट इज यूज्ड टू गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉलीमेटर। चेक कर लो, फिगर बना लो, आप बना लिया होगा। ये जो फिगर बनाया हुआ है आपने स्पेक्ट्रोमीटर का फिगर है ये वाला। इसके अंदर मेन 3 पार्ट हैं। इस वाले हिस्से को बोलते हैं कॉलीमेटर। एक ट्यूब टाइप की होती है ये मेटल ट्यूब, जिसके आगे की तरफ ये कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। यहां पर एक बहुत बारीक सा होल होता है और इसके बाहर एक कोई लाइट सोर्स है। ये नैरो स्लिट से लाइट इस पर गिरनी चाहिए और एक्चुअल में ये जो होल है इस लेंस के ठीक फोकस पर होता है। और जैसे ही यहां पर लाइट सोर्स से लाइट डालेंगे तो यह फोकस से चलने वाली लाइट लेंस पर जब गिरती है तो लेंस क्या कर देगा? इनको पैरेलल कर देगा। क्लियर? प्रिज्म पर जब लाइट गिरे, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होनी चाहिए, तो प्रिज्म के अंदर लाइट रेज का पाथ कैसा होना चाहिए? बेस के पैरेलल होना चाहिए। तीसरी चौथी कंडीशन थी लाइट रेज जब इसमें से बाहर निकल करके आए प्रिज्म से तो उसको जब फोकस करें हम तो एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ही लाइट स्क्रीन पर फोकस होनी चाहिए। और स्क्रीन के लिए आपने यूज की है अपनी आंख टेलीस्कोप से, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से स्पेक्ट्रम को देखा जा रहा है। तो स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट है मेन। कॉलीमेटर, इसका काम होता है लाइट रेज को पैरेलल करना। प्रिज्म टेबल, जिस पर प्रिज्म रखी होती है। टेलीस्कोप, जिसकी हेल्प से स्पेक्ट्रम को देखा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बोल चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आंखें और दिमाग खोल करके रखिएगा। सिंपल सा पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन का आंसर जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन के अंदर है। जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो। आपने लिखा है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये कह रहा है डिस्पर्जन का मीन्स व्हाइट लाइट कलर में तो ब्रेक हो जाए, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट तो हो जाए, लेकिन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन ना हो। डेविएशन ना होने का मतलब, विदाउट डेविएशन का मतलब जो बाहर लाइट निकल करके आई वो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसके पैरेलल हो। इस शब्द को फिर से सुन लो। डिस्पर्जन तो होना चाहिए मीन्स कलर तो मिले, व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में तो स्प्लिट हो जाए, लेकिन स्प्लिट होने के बाद जब प्रिज्म से बाहर आए विदाउट डेविएशन का मतलब बाहर आने वाली इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होनी चाहिए। विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन तभी नहीं होगा जब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। इस लाइन को फिर से मैं बोल रहा हूं बार बार, डिस्पर्जन होना चाहिए। व्हाइट लाइट गिराएं, व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में तो स्प्लिट हो जाए, लेकिन स्प्लिट होने वाली जो लाइट बाहर निकले तो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल आनी चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वन प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट। इसके लिए मेरे बच्चे बहुत सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो इस पॉइंट को। डिस्पर्जन तो होना हो लेकिन डेविएशन ना हो। डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। डेविएशन नहीं होने के लिए, डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो, इसके लिए हम 2 प्रिज्मों का यूज किया जाता है मेरे बच्चे। एक प्रिज्म क्राउन ग्लास की होती है और एक प्रिज्म होती है फ्लिंट ग्लास की। ध्यान से सुन लो, आपने लिखा है डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। डेविएशन न होने का सेंस है जैसे यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट इस पर गिर रही है, ठीक, तो व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाए, ठीक है। और जब इससे बाहर निकले, जरा गौर से देखना मेरी बात, सुनना मेरे बच्चे, इससे जब बाहर निकले ना ये रे, ये वाली रे जो होनी चाहिए
इस इमर्जेंट रे के क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट इमर्जेंट रे, ये कौन सा है, रेड कलर, और ये कौन सा है, वायलेट कलर। मतलब रेड और वायलेट कलर तो व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में तो स्प्लिट हो जाए, ये कलर में तो स्प्लिट हो, लेकिन इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जब पैरेलल है तो डेविएशन नहीं होगा। तो यही लिखा है, डिस्पर्जन तो हो लेकिन विदाउट डेविएशन, का मतलब डेविएशन ना हो। ऐसा तभी होगा जब एक प्रिज्म, ये फर्स्ट प्रिज्म कह रहा हूं और इसको सेकंड प्रिज्म कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एडजस्ट करते हैं। इसका प्रिज्म का एंगल इधर है, इस प्रिज्म का एंगल इधर है। एक प्रिज्म का बेस तो नीचे है, इस प्रिज्म का बेस तो ये रहा, और इस वाली प्रिज्म का बेस ये है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक प्रिज्म इस लाइट रेज को जितना डेविएट नीचे करे, दूसरी प्रिज्म उतना ही डेविएट इस लाइट रेज को क्या कर दे, ऊपर कर दे। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट, और ऐसा तभी पॉसिबल है कब, विदाउट डेविएशन लिखा है आपने, जब एक प्रिज्म डेविएशन लाइट रेज को जितना नीचे डेविएट करे, दूसरी प्रिज्म उतना ही डेविएट ऊपर की ओर कर दे, तो डेविएशन नहीं होगा। लेकिन डिस्पर्जन होना चाहिए, व्हाइट लाइट जाए और डिफरेंट 7 कलर्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। ये फिगर बना लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर 2 प्रिज्मों का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रिज्म तो होती है क्राउन ग्लास की, क्राउन, और दूसरी प्रिज्म होती है फ्लिंट की। ठीक है, अगर ये फ्लिंट की है तो ये क्राउन की होगी, और अगर ये क्राउन की है तो ये फ्लिंट की है। एक प्रिज्म का एंगल तो ए माना है आपने, और एक प्रिज्म का एंगल माना है ए डैश। ठीक है ना, विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डेविएशन लिखा है आपने, डेविएशन ना हो, ऐसा तभी पॉसिबल है कि येलो कलर के लिए डेविएशन जितना, पहली वाली प्रिज्म येलो कलर के लिए डेविएशन, येलो लाइट मीन कलर को जितना डेविएट ये नीचे करे, दूसरी प्रिज्म उस येलो कलर को उतना ही डेविएट ऊपर कर दे। डेविएशन फॉर मीन कलर प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट, दिस द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। भाई डेविएशन 0 हो गया क्योंकि तो एक प्रिज्म ने जितना येलो कलर को नीचे डेविएट कर दिया, दूसरी प्रिज्म ने उतना ही ऊपर की ओर डेविएट कर दिया। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ny-1 इंटू ए, इसकी जगह पर लिखूंगा ny डैश -1 इंटू ए डैश। जरा गौर से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो इसे। ny को मैंने n बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन कलर के लिए n बोले दे रहा हूं, इसको n डैश बोले दे रहा हूं। इस प्रिज्म का एंगल a और इस प्रिज्म का एंगल a डैश बोले दे रहा हूं मैं, n डैश -1 इंटू ए डैश। इसका मतलब जो प्रिज्म फ्लिंट ग्लास की है, फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस प्रिज्म का एंगल कम होना चाहिए, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस प्रिज्म का एंगल ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रिज्म का जब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो प्रिज्म के एंगल भी अलग अलग होंगे। तो एक प्रिज्म जो फ्लिंट ग्लास की है उसका एंगल कम, और जो क्राउन ग्लास की है उसका एंगल ज्यादा, क्योंकि जिसके लिए n ज्यादा होगा उसका ए कम, जिसका n कम होगा उसका a ज्यादा होगा। लेकिन n-1 इंटू ए और n डैश -1 इंटू डैश का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन्स एक प्रिज्म जितना मीन कलर को नीचे डेविएट करे, दूसरी प्रिज्म उतना ही डेविएशन ऊपर की ओर कर दे, तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब व्हाइट लाइट जा रही है, कलर तो मिल रहे हैं ना, हम 7 रंगों में तो ब्रेक हो रही है ना, तो ये जो कलर मिल रहे हैं, कितने एंगल के अंदर ये कलर मिलेंगे, ये एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा। एंगुलर डिस्पर्जन जब निकालेंगे तो एक प्रिज्म का डिस्पर्जन डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा 1 माइनस डेल्टा थीटा 2। भाई एक प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन एक तरफ नीचे होगा, दूसरी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन ऊपर होगा, तो एक का एंगुलर डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो एक का एंगुलर डिस्पर्जन कम होगा, तो कुछ न कुछ एंगल बचेगा ना। कितने एंगल के अंदर ये बाहर निकलने वाले कलर दिखाई देंगे, वो एंगुलर डिस्पर्जन कहलाएगा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 का मतलब इसके लिए लिख सकता हूं डेल्टा v माइनस डेल्टा r इंटू ए, और इसकी जगह पर लिख सकता हूं
डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इंटू ए डैश। क्लियर है? दिस द नेट डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय दीज टू प्रिज्म्स, डेविएशन नॉट प्रोड्यूस। डेविएशन विदाउट डेविएशन लिखा है आपने, बहुत अच्छे से समझ लो इस पॉइंट को, ठीक है ना? मैंने यहां नोट कर दिया है, देखो ये फिगर है, व्हाइट लाइट आ रही है। एक प्रिज्म क्या कर रही है, इन रेज को नीचे जितना डेविएट करे उतना ही डेविएशन दूसरी प्रिज्म के द्वारा ऊपर हो। इमर्जेंट रे जो बाहर आ रही है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन तभी नहीं होगा जब एक प्रिज्म के द्वारा डेविएशन जितना नीचे हो दूसरी प्रिज्म के द्वारा उतना ही डेविएशन ऊपर हो। यही लिखा है, डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। इट इज पॉसिबल व्हेन डेविएशन प्रोड्यूस बाय टू प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट, सो डेविएशन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म फॉर मीन कलर, डेल्टा वाई तो नीचे और ये डेल्टा वाई डैश ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। इसकी जगह पर लिख सकता हूं एन वाई माइनस 1 इंटू ए और इसकी जगह पर एन वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। क्लियर? इसका मतलब जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस प्रिज्म का एंगल छोटा होगा। ठीक है? Here refractive index of flint glass is higher than crown glass. So refracting angle means angle of prism for flint glass prism should be small. मैंने मान लिया है ny को n मान लिया है, इस ny को तो n कह रहा हूं, ny डैश को n डैश कह दिया है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। n माइनस 1 इंटू ए, अरे भाई इसको n बोल दिया इसको n डैश बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? n माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये पॉइंट मैंने यहां पर नोट कर दिया है, n माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो नेट एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा? नेट एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा भाई? डेविएशन तो नहीं हुआ, ये तो कंडीशन है विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की। तो नेट एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा? नेट कितना एंगल के अंदर वो सारे रंग दिखाई देंगे? डी थीटा बराबर डी थीटा 1 माइनस डी थीटा 2 भाई डी थीटा टोटल डेविएशन टोटल डिस्पर्जन डी थीटा 1 पहली प्रिज्म से नीचे और दूसरी प्रिज्म से ऊपर। और डी थीटा के लिए रिलेशन मैंने क्या बताया था बच्चों? एन बी माइनस एन आर इंटू ए, ध्यान है? तो एक प्रिज्म का डिस्पर्जन नीचे, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? एन बी माइनस एन आर इंटू ए, एन आर इंटू ए, और इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। यही बात मैंने लिखी है। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तो ये हो गया, और डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश ये हो गया, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की जगह पर क्या लिख दिया? एन वी माइनस एन आर इंटू ए, एन बी माइनस 1 इंटू ए, तो इसकी जगह पर एन आर माइनस 1 इंटू ए माइनस इसकी जगह पर एन बी डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और इसकी जगह पर एन आर डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इसमें से ए कॉमन ले लो तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एन बी माइनस एन आर इंटू ए, ये वाला टर्म। और इसमें से ए डैश कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। क्लियर? फिर से देख लो, ये नेट एंगुलर डिस्पर्जन है, तो पहली प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन माइनस दूसरी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन, और एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला मैं जानता हूं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये लिखा है मैंने, क्योंकि डेल्टा वी को लिख सकता हूं एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर को लिख सकता हूं एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये तो ब्रैकेट यहां पर बंद इतने के लिए, ये माइनस ये रहा एन वी डैश एन डेल्टा वी डैश बराबर एन वी डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और माइनस ये माइनस, इसके लिए एन आर डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इसमें से तो ए कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए माइनस ये वाला। इसमें से ए डैश कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा एन वी डैश माइनस एन आर डैश। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर? एक फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो डी थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, और इक्वल टू ये क्या लिखा था? एन वी माइनस एन आर इंटू ए लिखा था, ध्यान है ना? तो इसका मतलब इतने की जगह पर ओमेगा इंटू डेल्टा वाई लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, और इसको लिख सकता हूं ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वाई डैश,
डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा कह दिया है, डेल्टा वाई डैश को डेल्टा डैश कह दिया है। तो इतने की जगह पर तो मैंने यहां से इस वाले रिलेशन से एन बी माइनस एन आर इंटू ए से ये वैल्यू लिख दी मैंने यहां पर, ये वाली वैल्यू इतने की जगह पर लिख दिया मैंने ओमेगा इंटू वाई। ओमेगा इंटू वाई का मतलब मीन कलर के लिए डेविएशन माइनस ये वाला माइनस, इतने की जगह पर लिख दिया मैंने ओमेगा डैश इस वाले रिलेशन से ओमेगा डैश इंटू डेल्टा डैश। क्लियर है? चले बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। पहले में तो बताया आपने क्या, डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। डिस्पर्जन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो, और डेविएशन ना हो ऐसा तभी होगा जब एक प्रिज्म का डेविएशन दूसरी प्रिज्म के डेविएशन के इक्वल और अपोजिट हो। व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में तो स्प्लिट हो रही है, लेकिन इमर्जेंट रे पैरेलल है किसके, इंसिडेंट रे के। इसका जस्ट उल्टा देखो, देखो ये जस्ट उसका उल्टा लिखा है। देखो यहां तो डिस्पर्जन है लेकिन डेविएशन नहीं है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और यहां पर लिख रहा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मतलब यहां डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाइट लाइट एंटर करे और व्हाइट लाइट ही बाहर निकले। और ऐसा तभी होगा एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय टू प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट। फिगर बना लीजिए आप, ये वाला फिगर बनाइए आप, तभी मजा आएगा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब व्हाइट लाइट व्हाइट ही रहे, डिफरेंट कलर में ब्रेक ना हो, लेकिन डेविएशन हो। मींस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों व्हाइट है। व्हाइट लाइट एंटर करी एक प्रिज्म में, जरा गौर से देखो, पहली प्रिज्म इन कलर को यहां पर क्या कर दिया, उसने स्प्लिट कर दिया, तो एंगुलर डिस्पर्जन एक, ठीक है ना। दूसरी प्रिज्म ने क्या कर दिया, उन्हीं व्हाइट उन डिफरेंट कलर को क्या कर दिया, फिर मिला दिया। यहां पर व्हाइट लाइट गई अंदर और व्हाइट लाइट बाहर निकल के आई। यहां पर डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्जन ना हो। व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, व्हाइट लाइट बाहर आ रही है। ये वाली रे और ये वाली रे क्या हो, डेविएट हो। डेविएशन होना चाहिए लेकिन डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्जन तभी नहीं होगा जब दोनों प्रिज्मों के द्वारा एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल और अपोजिट हो। यही बात लिखी है मैंने। इट इज पॉसिबल व्हेन डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रिज्म्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सो फॉर नो डिस्पर्जन न हो, विदाउट डिस्पर्जन कह रहे हो तो डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म इक्वल एंड अपोजिट टू डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्जन का रिलेशन है एक प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला यही तो था, डी थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, या फिर इसको एन वी माइनस एन आर इंटू ए, यही तो था। ये एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन का मतलब एक प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन नीचे, दूसरी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन उतना ही ऊपर। व्हाइट लाइट एंटर करे और व्हाइट लाइट बाहर निकले, ऐसा तभी पॉसिबल है कब, डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रिज्म आर इक्वल एंड अपोजिट। सो फॉर नो डिस्पर्जन, पहली प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन नीचे, दूसरी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन ऊपर। पहली प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 रंगों में ब्रेक कर दे और दूसरी प्रिज्म क्या करे, उन सभी कलर को फिर से ज्वाइंट कर दे, मिला दे, तो बाहर निकलने वाली लाइट और एंटर करने वाली लाइट दोनों व्हाइट है। लेकिन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल ना हो, मींस डेविएशन होना चाहिए। तो विदाउट डिस्पर्जन के लिए एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल एंड अपोजिट, तो एक प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन बराबर दूसरी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन। इसको लिख सकता हूं मैं एन वी माइनस एन आर इंटू ए, फॉर्मूला पढ़ चुके हो इसको, एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। रट लो, ध्यान से समझ लो, समझ लिया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, दिस इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन दोनों प्रिज्मों के बराबर बराबर कर दो, तो नेट डेविएशन कितना होगा मेरे बच्चे, एक प्रिज्म का डेविएशन माइनस दूसरी प्रिज्म का डेविएशन। एक प्रिज्म का डेविएशन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश। डेल्टा वाई को लिख सकता हूं मैं एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और इसको लिख सकता हूं एन वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। एन वाई को एन और एन डैश, एन वाई डैश को एन डैश लिख दिया है, तो मेरे बच्चे रिलेशन इसको मैं लिख सकता हूं एन वाई को एन लिख दिया, एन माइनस 1 इंटू ए माइनस एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश।
क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चे ये पॉइंट? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे? फिर से चेक कर लो, देखो जरा ध्यान से। डेविएशन हो डिस्पर्जन न हो, ऐसा तभी पॉसिबल है कि डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाई वन प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू प्रोड्यूस बाई डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाई सेकंड प्रिज्म। तो दोनों प्रिज्मों के द्वारा डिस्पर्जन इक्वल और अपोजिट हो तो डिस्पर्जन बराबर बराबर कर दो। दिस इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है ना? तो नेट डेविएशन कितना हुआ? एक प्रिज्म के डेविएशन येलो कलर के लिए, उसमें से दूसरे प्रिज्म के डेविएशन को घटा दो, नेट डेविएशन निकल आएगा। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश, डेल्टा वाई को लिख सकता हूं एन वाई माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा वाई डैश को एन वाई डैश माइनस वन ए डैश। डेविएशन का फॉर्मूला है ये। ठीक है? प्रिज्म से बहुत देर से पढ़ते चले जा रहे हैं बच्चे। तो एन वाई को मैंने एन लिख दिया है और एन वाई डैश को मैंने एन डैश। ठीक है ना? तो नेट डेविएशन निकल आया एन माइनस वन इंटू ए माइनस एन डैश माइनस वन इंटू ए डैश। यहां तक बात मेरी क्लियर होगी। चलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, आ चुका है। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड अपॉन डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर, जो स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था आपने पहले, तो डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। वो बेस्ड होता है, डिस्पर्जन तो होगा लेकिन उसमें डेविएशन नहीं होगा। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड अपॉन डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम शो करता है तो डिस्पर्जन होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। सेक्सटेंट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाइट ऑफ बिल्डिंग, टार, माउंटेन एसेट्रा। इट इज 1/6 पार्ट ऑफ सर्किल, हेंस इट इज कॉल्ड सेक्सटेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों ये, जो बच्चे सिविल वगैरह से इंजीनियरिंग जो करते हैं, किसी बिल्डिंग की हाइट को नापने के लिए या किसी टावर की हाइट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं। सेक्सटेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये सर्किल का 1/6 पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम सेक्सटेंट है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाइट ऑफ बिल्डिंग, टावर, माउंटेन एसेट्रा। इट इज 1/6 पार्ट, ये लिख रहा है 1/6 पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल का 1/6 पार्ट होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है बेटा? सेक्सटेंट है। क्लियर है मेरी बात बच्चों? यहां तक मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? इस वीडियो को बच्चों एक दो बार रिवाइज जरूर कर लें। इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इस टॉपिक से, और एक टॉपिक मैंने खास बताया है इसमें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इस टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर कर आ जाया करता है बच्चों, तो इस टॉपिक को एक दो बार रिवाइज करें, तभी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड निकलेंगे आपसे।